सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ द ईज विद विच एन एटम कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर डिफाइन करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसमें दो कंडीशन लगती हैं। एक तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जो अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन उसे रिमूव नहीं करना। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हुए जो हमारा एटम है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। जैसे हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया गैसियस फॉर्म में, उसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, तो अपना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये भी गैसियस फॉर्म में बाहर निकलेगा क्योंकि ये भी गैसियस फॉर्म में था एटम हमारा। तो आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट क्या आते हैं? जैसे किलो कैलोरी पर मोल, किलो जॉल पर मोल, जाउल पर मोल, कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ जाते हैं हमारे पास। तो जो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं वही आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स होते हैं। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कुछ फैक्टर जो इसे अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला है साइज ऑफ एटम। आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने प्रीवियस किए हैं एटॉमिक रेडियस, उसका रिवर्स होगा। जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा उतनी ही कम हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखने होंगे? उनके रेडियस। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम, जैसे जैसे हमारे पास साइज इंक्रीज होगा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं प्रोडक्ट टेबल में, एस ब्लॉक की बात करूं तो कंटिन्यूसली साइज इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होता है तो उसका कोई भी एटम है, उसका सेंटर में न्यूक्लियस है, तो बाहर जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज करो दिस इज वैलेंस शेल, तो दिस इज उसका न्यूक्लियस। तो हमने देखना है कि उसका न्यूक्लियस उसके वैलेंस शेल को कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन हम इस एटम में से फ्री करा सके। जैसे ही साइज इंक्रीज होगा तो इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस शेल से डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो फॉर्मूला आता है कि जितना डिस्टेंस होता है उतना ही कम हमारे पास ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो जितनी कम फोर्स होगी अट्रैक्शन की उतनी ही कम एनर्जी लगेगी। तो जैसे लिथियम का रेडियस सबसे छोटा है, इसके जो न्यूक्लियस है उसने वैलेंस शेल को बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हम इसका आयन बना सकें। जैसे ही डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, इसके लिए सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी ताकि हम इसका आयन बना सकें। सेकेंड है हमारे पास चार्ज ऑन न्यूक्लियस। जितना ही न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना ही उसने वैलेंस शेल को टाइटली होल्ड करके रखा होगा। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो अगर हम देखें बेरिलियम में न्यूक्लियस, वैसे हम कहते हैं इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 4, चलो जी ठीक है। बोरॉन में 5, कार्बन में 6। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं, कार्बन के बाद क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उसका साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस किया था एटॉमिक रेडियस में कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं प्रोडक्ट टेबल में साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ना जेड इफेक्टिव हमने उसमें किया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका जो वैलेंस शेल है उसके न्यूक्लियस ने टाइटली पकड़ा होगा, तो उतनी ही एनर्जी हमें बाहर से प्रोवाइड करनी होगी। तो सिमिलरली जैसे हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। कुछ एक्सेप्शंस आएंगी बीच में, वो हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ही ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा किसी ऑर्बिटल का, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो उतना ही स्क्रीन करेगा। किससे? न्यूक्लियस से। ठीक है, एस का सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का सबसे ज़्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो जैसे हमने किया था डी के बाद अगर 3D की फीलिंग हो रही है उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 4s आएगा। ठीक है, अगर किसी में 4s1 या 4s2 इलेक्ट्रॉन आ रही हैं, डी उसे स्क्रीन नहीं कर रहा, जिसका वैलेंस शेल 4s1 या सपोज करो इट इज 4s2, तो उसका डी उसे प्रॉपर स्क्रीन नहीं करेगा इस सेंटर न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे ज़्यादा लगेंगी।
तो इसकी वजह से यहाँ पे आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इनवर्ड हमारे पास डी या एफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जैसे हमने किस में किया था एटॉमिक रेडियस में, जैसे हम एल्युमिनियम से गैलियम को मूव किए थे तो उसका साइज डिक्रीज हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें 3D की फिलिंग थी, फिर 4s की, फिर 4p की। ठीक है, फिर 4p आया था। तो इस डी ने उसे स्क्रीन नहीं किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4p एंड 4s ज़्यादा फील कर रहे थे तो उसका साइज डिक्रीज हो गया था। अगर साइज डिक्रीज हुआ था तो उसमें आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का सबसे ज़्यादा। पेनिट्रेटेड मीन्स कि न्यूक्लियस के क्लोज कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन ज़्यादा अंदर तक धंसा हुआ है एटम में। जैसे हम फीलिंग करते हैं एस की पहले होती है, फिर पी की होती है, तो एस इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। जैसे हम करते हैं 1s2 2s2 2p6, तो p बाहर है, s हमारे पास अंदर है, ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। अगर इस s में से हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये मुश्किल होगा, अगर इस p में से मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ये ईजी होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसकी अगर एग्जांपल करें तो जैसे बेरिलियम से अगर मैं बोरॉन को मूव करती हूँ तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे मैं बेरिलियम से बोरॉन को मूव कर रही हूँ, नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर हम देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 2s में से, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 2p में से। अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो हमने बोला था लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करते हैं हम तो साइज डिक्रीज होता है, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन बेरिलियम से जब बोरॉन को मूव करेंगे, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन 2p में से रिमूव करना है, इसमें से 2s में से रिमूव करना है। s जो होते हैं हमेशा ज़्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं, मीन्स न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अंदर एटम में धंसे हुए होते हैं। तो p बाहर होता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होता है, s अंदर धंसे होते हैं तो s का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होगा। तो s को रिमूव करना मुश्किल है, इस p के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है। तो बेरिलियम से अगर बोरॉन को मूव करेंगे तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। यहाँ पे अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देखें तो इसका इंक्रीज आएगा, लेकिन इसमें फंडा क्या आ जाता है, इस 2p का पेनिट्रेशन इफेक्ट इसमें लगता है। ठीक है, तो लास्ट है हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे हमने हाफ फील्ड या फुली फील्ड की ले लेते हैं हम, तो फुली फील्ड या हाफ फील्ड की हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। जैसे नाइट्रोजन है, उसकी कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। तो वैलेंस शेल कौन सा है, दिस इज वैलेंस शेल, तो ये है इसका वैलेंस शेल। तो p में क्या है, हाफ फील्ड 2p3। हाफ फील्ड की हमेशा स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। क्यों होती है ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो। तो एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, इसकी कम एनर्जी की वजह से जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है, अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे या 2 करेंगे तो उसे हम अनस्टेबल करेंगे। तो फंडा क्या होता है हमारे कि अगर लेस स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल चीज़ बनाएंगे हम, फिर तो वो चीज़ पॉसिबल है। अगर ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसमें से 1s2 2s2 2p2 बनाएंगे तो 2p2 में क्या है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन तो नहीं है, सिर्फ यही है। तो स्टेबल से हम इसे अनस्टेबल कर रहे हैं, दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। तो स्टेबल से अनस्टेबल करना है तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी कम है इस चीज़ की। इसे पॉसिबल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड भी देखें, ये सारे फैक्टर इसमें काउंट हो जाएंगे। वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड देखें, अगर लिथियम से बेरिलियम को मूव करते हैं, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन 2s में, इसमें भी 2s में, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 3 था, इसका 4 था, तो नो डाउट यहाँ से यहाँ मूव करेंगे साइज डिक्रीज होगा, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे हमने आयनेशन एनर्जी इंक्रीज की है। अगर ध्यान से देखो, लिथियम से अगर बेरिलियम को मूव करें, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज है। क्यों है, क्योंकि साइज डिक्रीज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर बेरिलियम से बोरॉन को मूव करूंगी, नो डाउट साइज डिक्रीज होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है, 2p में, इसमें कौन सा आ जाएगा, पेनिट्रेशन वाला इफेक्ट लगेगा। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से इसकी आयनेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो यहाँ से डिक्रीज हो गया। उसके बाद कार्बन की बात करूँ, अगेन हमने इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है, 2p में से ही रिमूव करना है। इसमें भी 2p से किया था, इसमें 2p से ही किया था। बोरॉन से छोटा होता है कार्बन, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो इसकी आयनेशन एनर्जी नो डाउट कम हो ज़्यादा होगी। ठीक है, किससे, बोरॉन से।
सिमिलरली अगर नाइट्रोजन को मूव करेंगे तो उसकी हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है 2p3, उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एकदम से इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल चीज़ बनाएंगे हम। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, इसकी कन्फिग्रेशन 2p4, तो इसमें ना ही हाफ फील्ड है और दूसरा p से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करनी है। तो नाइट्रोजन से इसकी आयनेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड जैसी स्टेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद ऑक्सीजन से फ्लोरीन को मूव करेंगे, इसमें अगेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, तो वो फंडा लगेगा, तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नियोन आ जाएगा। नियोन की बात करें तो नोबल गैस है, उसमें तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है, क्योंकि फुली फिल्ड में 2p6 हो जाएगा, तो उसे फुली स्टेबल से अनस्टेबल करना टोटली वो नहीं हो पॉसिबल, उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से नियोन वगैरह जो है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनकी आयन फॉर्मेशन बहुत मुश्किल होता है, इसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर किसी ग्रुप में बात करें, मीन्स डाउन द ग्रुप अगर देखें, आयनेशन एनर्जी डिपेंड करती है उसके साइज़ पे। तो जनरल अगर ट्रेंड देखें तो डाउन द ग्रुप जनरली हमारा जो एटॉमिक साइज़ है इंक्रीज़ होता है, तो वैसे वैसे आयनेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। लेकिन एक्सेप्शंस किस में आती हैं, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जैसे एल्युमिनियम से गैलियम को मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो उसकी आयनेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी, जैसे जैसे हम एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो आयनेशन एनर्जी 1, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया आयनेशन एनर्जी 3, थर्ड रिमूव किया तो आयनेशन एनर्जी 3। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक के बाद एक के बाद एक, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, उसे कहते हैं हम सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, मीन्स सेकंड आयनेशन एनर्जी फिर थर्ड आयनेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद पॉजिटिव को फर्दर पॉजिटिव करना, ठीक है जी, चार्ज को इंटेंसीफाई करना हुआ, तो कोई भी चीज़ स्टेबल होने की कोशिश करती है, ना कि और अनस्टेबल होने की कोशिश करती है। तो ज़्यादातर जो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी हैं हमेशा ज़्यादा होती हैं फर्स्ट आयनेशन एनर्जी से। बाकी डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम की, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 11। ये क्या बनाता है, Na पॉजिटिव, 10 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो दिस इज आयनेशन एनर्जी 1। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, इसके हैं 12 इलेक्ट्रॉन, इसे हमने आयनेशन एनर्जी 1 प्रोवाइड की, क्या बना Mg+1, 11 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन आई, नहीं आई, इसमें नोबल गैस कन्फिग्रेशन आई, आ गई, तो ये चीज़ स्टेबिलिटी है। तो इसकी आयनेशन एनर्जी 1, इसकी आयनेशन एनर्जी 1 से कम होगी, मीन्स आयनेशन एनर्जी 1 of sodium is less than ionization energy 1 of magnesium। क्यों, एक तो सोडियम का साइज बड़ा है, सोडियम लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम उसके राइट साइड में है, साइज स्मॉल है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड करेगा। और दूसरा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर भी रहा है तो इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अब ये क्या करेगा, सेकेंड आयनेशन एनर्जी लेगा, क्या बनाएगा, Mg+2। अगर हम इसे एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आयनेशन एनर्जी 2 प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका Na2 पॉजिटिव बनाएंगे, अगर जो कि चीज़ पॉसिबल नहीं है, नहीं बनता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। कोई नोबल गैस कन्फिग्रेशन आई, नहीं आई। तो इसकी सोडियम की आयनेशन एनर्जी 2 ऑफ सोडियम बहुत ज़्यादा होगी आयनेशन एनर्जी 2 ऑफ मैग्नीशियम से। इसकी आयनेशन एनर्जी 2 क्यों कम है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी आ रही है, ये 10 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ऑक्टेट, नोबल गैस कन्फिग्रेशन मींस आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट रह जाएगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ रही है इसकी वजह से आयनेशन एनर्जी 2। ये चीज़ से ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ से ये चीज़ इजीली पॉसिबल नहीं है। तो ये है इसका डिफरेंस, आयनेशन एनर्जी 1 एंड आयनेशन एनर्जी 2 का।